अपना बता रहे हैं कि छपरा में सबसे सस्ती सबसे कम में सर्जरी यहाँ पे हम कर रहे हैं, फेको विधि से ही, बिना चीरा बिना टाँका का। उसमें पेशेंट को आसानी भी रहती है, कोई चीरा टाँका भी नहीं लगता है। ऑपरेशन के बाद हम कोई पट्टी भी नहीं लगाते हैं, पेशेंट खुली आंख से अपने घर जा सकते हैं। रोशनी के लिए भी सभी को बहुत अच्छी बेहतर रोशनी मिलती है। और मोतियाबिंद के जितने भी ज़्यादा पेशेंट गांव में मिलते हैं, उनमें एक बात ये भी होती है कि जागरूकता की कमी की वजह से लोग उनको लगता है कि ये ऑपरेशन करवाने में थोड़ा सा हमको दिक्कत है, या कुछ बुजुर्ग ऐसे भी आते हैं जो ऑपरेशन का नाम सुनते ही कहते हैं कि नहीं, हम तो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। उनके लिए मेरा ये खास सुझाव है, खास सलाह है कि नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से छपरा शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा जी से बातचीत होगी। चिकित्सा है महान कार्यक्रम में सर स्वागत है। सर आपने सर कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया, सर क्या परिचय है आपका, और छपरा शहर में कितने दिन से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे सर दर्शकों का बताएं। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, वाराणसी से। मेरी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से थी। फिर उसके बाद में ये मेडिकल की जो स्टडीज़ हैं ये भाई सर के साथ ही MRMC कर्नाटका गुलबर्गा से MBBS हुआ था। MBBS कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा प्रैक्टिस शुरू हुआ था राजस्थान में। वहाँ करीब 1 साल से ज़्यादा आई केयर हॉस्पिटल सांची और राजस्थान में मैं रहा। राजस्थान के बाद फिर यहाँ बिहार में आने का अवसर मिला अभय सर के ही सौजन्य से, और फिर दिसंबर 2019 से मैं यहाँ छपरा में बिहार में आप लोगों की सेवा में तब से हूँ। और आँख के मरीजों का तब से यहाँ उपचार इलाज चल रहा है हमारे अस्पताल में। सर एक और बड़ी बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आज के जो माहौल में देखा जा रहा है, छोटे बच्चे जो हैं 4 साल के 5 साल के जो बच्चे हैं उनको तुरंत चश्मा लग जा रहा है। क्या दिक्कतें आ रही हैं उन बच्चों में कि लोग डॉक्टर उनको तुरंत सलाह दे रहे हैं कि चश्मा लगा ले, अब वही लक्षण उनको लॉन्ग टर्म तक में पकड़ ले रहा है। तो जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो हाइपर कवरलेंस किन कारणों से सबसे ज़्यादा बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे दर्शकों को सर कुछ सलाह दे कि इससे ये कमी है। देखिए, बच्चों में जो चश्मे के नंबर हैं उनके कुछ मैं आपको वजह बताता हूँ। या तो उनके साथ ये आनुवांशिक होता है, जैसे उनके माता में, पिता में, दादा दादी में या नाना नानी में है तो बच्चों में आते हैं। एक दूसरा और एक पॉइंट होता है, जैसे उनके जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो उनके लेंस का अगर समुचित विकास ना हो तो भी उसमें दिक्कतें आती हैं। ज़्यादातर जो बच्चों के साथ आजकल परेशानी आ रही हैं वो यही गर्भ के दौरान अच्छे से विकास ना होने की वजह से चश्मे के नंबर आते हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो चश्मा शुरू में एक तो जागरूकता के अभाव में नहीं लगाते हैं, फिर जो चश्मे बच्चे लगाना शुरू करते हैं 5 साल 6 साल की अवस्था में, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि वह हमेशा 6 महीने पे या यदि संभव हो तो 1 साल पे जांच करवाते रहें। और ये जो नंबर हैं वो उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़्यादातर केसेस में ऐसा है कि नंबर बढ़ते जाते हैं तब तक जब तक शरीर का विकास एकदम पूर्णतः मैच्योरिटी पे ना पहुंच जाए। जब बॉडी ग्रोथ मैच्योर्ड होता है तब जाके चश्मे के नंबर रुकते हैं, उसके पहले तक में चश्मे के नंबर बढ़ते ही रहते हैं। तो नंबर बढ़ते रहने का ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि उनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। जैसे जैसे उनके शरीर का विकास होता है वैसे वैसे नंबर बढ़ते जाते हैं। तो इसी वजह से उनको समय समय पे अपने नंबर जांच करवाने की आवश्यकता भी पड़ती है। सर ज़्यादातर देहातों में देखा जाता है कि मोतियाबिंद के बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि ठंडी के दिन में आँख का इलाज कराना बेहतर इलाज रहता है, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो मोतियाबिंद का विशेष लक्षण क्या है, और किसी को होता है तो कैसे वो डॉक्टर से तुरंत सलाह ले पाए कि उसका अच्छा डॉक्टर से सलाह लेकर अच्छा अपना जांच हो पाए, उसको अच्छे से जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाए, विशेष उसका लक्षण क्या है सर? ज़्यादातर मोतियाबिंद का लक्षण शुरुआती समय में बहुत कम ही पता चल पाता है सभी में। मोतियाबिंद में यदि अपने से आप जांच करना चाहें तो जैसे या तो आप जाके एक डॉक्टर के पास ही चेक करवाएंगे। अपने से आपको शुरुआती समय में पता नहीं चल पाता है। हाँ, जब बढ़ जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है, उस समय में व्यक्ति को लगता है कि हाँ अभी तो मुझे कम दिख रहा है, तो हो सकता है मुझे बना हो, एक अंदाज़ा होता है उनके माइंड में, लेकिन फिर भी उनको एक स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। मोतियाबिंद का सबसे पहला लक्षण यही है कि दूर की रोशनी घटती है। ज़्यादातर लोग जो उम्रदराज होते हैं वो दूर के रोशनी को नज़रअंदाज करके उनको लगता है कि हमको छोटे अक्षर दिखने चाहिए।
अब यदि मोतियाबिंद में छोटे अक्षर उनको दिख रहे हैं तो उनको लगता है कि हमारा तो रोशनी ठीक है। सबसे पहला लक्षण तो यही होता है कि रोशनी कम होती है मोतियाबिंद में। दूसरा, एक जो आपने बात किया कि ठंडियों में ज़्यादा ठीक पड़ता है, ये एक पुरानी प्रक्रिया है, पहले से चल रहा था। पहले ठंडियों में ऑपरेशन हुआ करते थे, उसके पीछे एकमात्र वजह यही है कि हमारा मेडिकल फील्ड था उस टाइम में थोड़ा पीछे था, और ऑपरेशन जो होते थे वो चीरा लगा के किए जाते थे। चीरा लगाना, टाँका लगाना, तो ज़्यादातर उस समय लोग इसलिए करवाते थे कि उन दिनों काफ़ी ज़्यादा दिन तक बचाना भी होता था, नहाना भी नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा सुगम पड़ता था ठंडियाँ कि बिना नहाए समय बीत जाएगा। अभी पिछले 10, 15, 20 सालों में मेडिकल फील्ड में इसमें काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुआ है। अभी आप किसी भी मौसम में करवा सकते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है मौसम से, क्योंकि अब जो एडवांस टेक्निक से सर्जरी होती हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे फेको मशीन से होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लेंस इम्प्लांट से लेके जितना सारा प्रक्रिया है वो सारा कंप्यूटराइज है, मशीनरी है, तो उसमें मौसम का कोई लेना देना नहीं रहता है। हमारे पास उपलब्ध हैं बहुत, हमको ऐसा लगता है, हम अपना बता रहे हैं कि छपरा में सबसे सस्ती, सबसे कम में सर्जरी यहाँ पे हम कर रहे हैं, फेको विधि से ही, बिना चीरा बिना टाँका का। उसमें पेशेंट को आसानी भी रहती है, कोई चीरा टाँका भी नहीं लगता है, ऑपरेशन के बाद हम कोई पट्टी भी नहीं लगाते हैं, पेशेंट खुली आंख से अपने घर जा सकते हैं। रोशनी के लिए भी सभी को बहुत अच्छी बेहतर रोशनी मिलती है। और मोतियाबिंद के जितने भी ज़्यादा पेशेंट गांव में मिलते हैं, उनमें एक बात ये भी होती है कि जागरूकता की कमी की वजह से लोग उनको लगता है कि ये ऑपरेशन करवाने में थोड़ा सा हमको दिक्कत है, या कुछ बुजुर्ग ऐसे भी आते हैं जो ऑपरेशन का नाम सुनते ही कहते हैं कि नहीं, हम तो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। उनके लिए मेरा ये खास सुझाव है, खास सलाह है कि फेको से यदि वो सर्जरी कराते हैं तो उनको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी, या फिर मन में जो शंका है, जब वो फेको से एक बार सर्जरी कराएंगे तो वो अपने आप उनको दूर हो जाता है। सर, एक और बड़ी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, आज की जो डिजिटल माहौल आ गया है, लोग मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो क्या उसमें दिक्कतें आ रही है? कितना दूरी पर टीवी देखना चाहिए, कितना दूरी पर मोबाइल चलाना चाहिए? आज के जो युवा पीढ़ी है, सभी लोग अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं गेम खेलने के लिए, वो उस पर क्या ज़्यादातर आंखों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि आने वाली पीढ़ी को कुछ बड़ा संदेश पहुँच जाए आपके माध्यम से, इस पर लोग ज़्यादातर ध्यान दें अपने बच्चों को, जो मोबाइल दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग देख रहा है, गेम खेल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही है? ऐसे भी बहुत सारे आपके पास मरीज आते होंगे, बोलते होंगे कि हमारे बच्चे गेम खेलता है तो उसके आँख से नहीं दिखाई देता है, तो इसका क्या सोल्यूशन क्या होगा? देखिए, डिजिटल पढ़ाई और डिजिटल मीडिया तो नुकसान करता है आंखों को, ये बात सच है, ऐसा मैं भी मानता हूँ, सहमत हूँ मैं इस बात से। लेकिन उस समय ये कर सकते हैं कि जैसे बच्चे जब उस समय पढ़ाई कर रहे हों, जैसे कोरोना के बाद से ये नई तकनीकी आई कि हमें अब डिजिटल क्लास करना होगा। उसके पहले तक ज़्यादातर सारी पढ़ाई कक्षाओं में होती थी, पुस्तकों के माध्यम से होती थी। तो जब से ये कोरोना के बाद से ये एक सिनेरियो आया, ये एक प्रक्रिया बन गई, एक साधन बन गया पढ़ाई करने का कि अब से स्मार्ट क्लासेस चलेंगे। तो स्मार्ट क्लासेस पढ़ने के दौरान जिनको आंखों की समस्या नहीं थी, उन बच्चों में भी आंखों की समस्याएं आने लग गई। उसका सबसे प्रमुख वजह है लंबे समय तक स्क्रीन टाइमिंग। देखिए, आपको पढ़ना आवश्यक है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लंबे समय तक जब वो स्क्रीन पे टाइम बिताते हैं तो वो आंखों में सबसे पहला एक कंडीशन ड्राइनेस क्रिएट करता है। आंखों में सूखापन होता है, ड्राइनेस होता है, और ड्राइनेस से फिर और कई परेशानियां आगे बढ़ जाती हैं। तो एक तो जब स्मार्ट क्लास करें तो उनको 20-20 रूल्स फॉलो करने चाहिए, मतलब हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड की ब्रेक लें, और दूर बैठे कोई 20 मीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट देखें, या उठ के पानी पी सकते हैं, टहल सकते हैं, फिर आके बैठ जाएं, लेकिन लगातार 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई ना करें। मतलब हर 20 मिनट बाद में, हर आधे घंटे बाद में थोड़ा सा ब्रेक लें स्क्रीन टाइम से। दूसरा ये कि जब वो स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिता रहे हों, तो वो किसी भी उम्र के व्यक्ति हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, यदि वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो उस समय उनको प्रोटेक्टेड ग्लासेस इस्तेमाल करने चाहिए। प्रोटेक्टेड ग्लासेस से मेरा तात्पर्य है जैसे उनसे जो हानिकारक किरणें निकल रही हैं, जो आगे चल के आपके पर्दे की बीमारियां पैदा करती हैं, क्रिएट करती हैं लंबे समय के लिए। तुरंत उसका कोई प्रभाव नहीं पता चलता है, लेकिन हाँ, लंबे समय में जाने पे पर्दे की बहुत सारी बीमारियां
हाल के शोध में पता चले हैं कि उनसे पर्दे की भी काफ़ी बीमारियां होती हैं और जिनका समाधान अभी तक दुर्भाग्य से मिल नहीं पाया है। तो उन सब बीमारियों से बचने के लिए वो ये करें कि सुरक्षित चश्मा हमेशा लगाएं, प्रोटेक्टेड ग्लासेस, और वो किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति लगा सकता है और आसानी से हमारे पास यहाँ उपलब्ध है, या आप जहाँ भी देखने चाहेंगे लगभग अब तो हर जगह सभी जगह उपलब्ध है, तो वो प्रोटेक्टेड ग्लासेस इस्तेमाल करें स्क्रीन टाइम के दौरान। सर एक और बड़ी लक्षण आ रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं सुनते हैं देहातों में कि कपार दुखता, आँख में से पानी झरझर गिरता। हाँ, तो ये जो लक्षण जो आया है आँखों में, तो इसका विशेष मुख्य लक्षण ये किस चीज़ का संकेत करता है? ये जल्दी से जल्दी लोग डॉक्टर से सलाह ले पाए। तो हमेशा कपार में दर्द रह रहा है, आँखों से पानी गिर रहा है, तो पानी भी जो गिरता है आंसू की तरह नहीं, एकदम चिपचिपा टाइप का गिरता है। तो ये जो विशेष लक्षण जो आए हैं, ये विशेष किस लक्षण का रोग है और डॉक्टर से लोग सलाह ले पाए? देहात के लोग जल्द से जल्द इस चीज़ों को बहुत लोग अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कमजोरी से गिर रहा है। तो ये जो लक्षण है, ऐसा कुछ उपाय बताएं कि आपसे सलाह ले पाए लोग और जल्द से जल्द अच्छे डॉक्टर से लोग सलाह ले पाए, इस रोग से कैसे निदान हो सकता है? देखिए, ये जो लक्षण है सर दर्द होने का, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि उनको चश्मे के नंबर होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, और जब वो यहाँ हमारे पास आते हैं, हम उनको देखते हैं, चेक करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ उनके सर दर्द की वजह ये थी कि उनको चश्मे का नंबर है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। उसके बाद में यदि उनको चश्मे के नंबर नहीं है तो कुछ केसेस में ऐसा भी है जैसे उनको न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो उनको किसी न्यूरो फिजिशियन या फिर उसके आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन शुरुआती लक्षणों में या ज़्यादातर यहाँ जो केसेस हैं उनमें लगभग मेरा मानना है कि 70-80% लोगों में यही परेशानी होती है कि उनमें जागरूकता की कमी है और उन्होंने कभी अपना विज़न चेकअप नहीं करवाया नॉर्मली, तो उनको नहीं पता है कि उनकी पूरा विज़न है कि नहीं है, उनकी दृष्टि पूरी है या नहीं है। इसी कारण उनको चश्मे के नंबर उन्होंने नहीं लगाए, चश्मा नहीं लगाने की वजह से उनको सर दर्द हो रहा है और पानी आना उसका एक एडवर्स रिएक्शन है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आँख जान से ही जुड़ी हैं। शुरुआती ऐसे कुछ मरीजों में मिला जिन्होंने कहा कि मुझे सर दर्द हुआ तो मैंने सोचा कि मैं एक बार आँखों की जांच करवा लूँ, तो वो एक जागरूकता का लक्षण है, वो एक अच्छी बात है। तो यदि कहीं इस तरह की बात आती है दूर दराज के गाँव में भी या कहीं भी, वहाँ अपने आसपास में नज़दीक जो डॉक्टर्स हैं आप उनसे भी चेक करवा सकते हैं, आप किसी भी जगह चेक करवा सकते हैं। लेकिन सर दर्द में शुरुआती लक्षणों में सबसे पहले एक बार में आँखों की जांच ज़रूर करवाना चाहिए, मेरा उनको ये सलाह है। सर छपरा शहर के लिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष खास क्या अपील रहेगा आपके माध्यम से? मैं सभी को बस ये सलाह देना चाहूँगा कि जब भी कोई परेशानी हो तो उसको अवॉइड ना करें। जिस तरह की परेशानी यदि आंखों से संबंधित है तो आपके आसपास जहाँ ठीक है, कभी कभी मैंने यहाँ अनुभव किया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन और उसके बाद में भी दूर दराज में गांव में, जैसे छपरा शहर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो मुख्य आधार किसान खेती यही सब है। तो उसमें क्या होता है कि खेतों में उनको काम करने के दौरान जो चोट लगते हैं वो थोड़े से उनके लिए ज़्यादा दिक्कत वाले हैं। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ इतना ज़्यादा दिक्कत कि जीवन भर के उनका रोशनी चला जाए। बस वही एक छोटी सी चोट, उनको तो लगता है कि बस थोड़ा सा मुझे चोट लगा है, लेकिन दिक्कत इस बात की होती है कि उस चोट के साथ साथ उनको एक खेतों में जो बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, वो उन्हें नहीं पता चलता है, वो उस बात से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। तो जो चोट लगने से फंगल इन्फेक्शन होता है वो हमारे आँख डिपार्टमेंट में सबसे सीरियस में गिना जाता है। फंगल इन्फेक्शन अगर पर्दे की बीमारियों को छोड़ दें तो फंगल इन्फेक्शन में ये होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी इस समय में गेहूं की बालियां हैं, गेहूं की बालियों से भी यदि या गेहूं के कटाई के समय में यदि चोट लगता है तो चोट लगने से एक घाव तो बनता ही है चोट वाला, एक दूसरा फंगल इन्फेक्शन उनको बनता है। जागरूकता के अभाव में कहीं से किसी ने कह दिया कि गुलाब जल डाल लीजिए या पानी डाल लीजिए या ऐसे ही कुछ करके उन्होंने अवॉइड किया, और फिर बाद में जब आँख में उनको सफ़ेदी बनने लगता है तब उनको लगता है कि अरे अब तो कहीं डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो एक डॉक्टर के लिए भी नुकसानदायक कंडीशन है, क्योंकि उस कंडीशन में जब वो उतना ज़्यादा बढ़ गया इन्फेक्शन, तब एक डॉक्टर के लिए भी उसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, और फिर भी कई बार रिजल्ट ऐसे होते हैं जो अगर पॉजिटिव ना हो तो पेशेंट्स को ये लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब ने हमारा सही ट्रीटमेंट नहीं किया, जबकि उसके लिए जिम्मेदार है उसका देर होना, जागरूकता का अभाव होना।
तो जहाँ कहीं भी आपके आसपास में अच्छे डॉक्टर हों आप वहाँ दिखा सकते हैं, या छपरा में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप कहीं भी दिखा सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह यही है कि यदि किसी भी तरह की छोटी सी भी हल्की सी भी चोट खरोंच या कुछ भी हो आँखों में, तो आप उसके लिए अपने आप से कुछ सोचने या किसी से सलाह लेने के बजाय आप एक डॉक्टर से सलाह लें, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चिकित्सा है मान कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा सर से बातचीत हो रहा था। इनका कहना है कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जगना होगा, क्योंकि गांव देहात के लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। लोग सोचते हैं छोटी सी रोग है, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन वही छोटी सी रोग बहुत बड़ी बन जाती है। और किसान लोगों के लिए सर ने बहुत बड़ा सलाह दिया कि लोग गांव में खेती वगैरह करते हैं, छोटा सा कोई कीड़ा मकोड़ा आँख में मार दिया तो उसको लोग छोटा सा गांव के नुस्खे वगैरह जो घरेलू उपचार है उसको लोग करने में लग जाते हैं, और जो रोग क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ गए उसके बाद डॉक्टर से लोग सलाह लेते हैं। तो ऐसा ना करें, अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर अपने सेहत के प्रति बेहतर सुझाव और बेहतर डॉक्टरों से सलाह लेकर ही अच्छे क्लिनिकों से सलाह लेकर दिखाएं, ताकि आपकी सेहत मेंटेन रहेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। चिकित्सा है मान कार्यक्रम में छपरा शहर के हर डॉक्टरों के साथ आपके साथ रूबरू करा रहे हैं कि छपरा शहर में कौन से डॉक्टर आपके छपरा शहर में कितनी से प्रैक्टिस करें, कहाँ बैठ रहे हैं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मंगल।